वेलकम बैक स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट, एक बार फिर से आपको 1 कूलम ऑफ चार्ज की डेफिनेशन बताएंगे। तो इसमें आपको सिर्फ 1 कूलम चार्ज कभी भी 1 मार्क पे आ जाता है, इसलिए आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए। और 1 कूलम ऑफ चार्ज, देखिए बेसिकली क्या होता है, जब हम Q की वैल्यू 1 यूनिट ले, मीन्स जो आपको पता है चार्ज के ऐसा यूनिट हमने कूलम मान रखी है C। और यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हैं 1 कूलम मतलब 1 कूलम चार्ज वो चार्ज होता है जो Q की वैल्यू होगी। आप ये कह सकते हैं Q इक्वल टू 1 कूलम हम तब मानते हैं जब दो चार्ज हो और वो 1 कूलम के हो और दोनों का साइन सेम हो और दोनों के बीच में फोर्स, जो रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करे, उसकी वैल्यू आपकी होनी चाहिए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन व्हेन द चार्जेस आर 1 मीटर अपार्ट। और वो चार्जेस एक दूसरे से 1 मीटर अपार्ट होने चाहिए और उनके बीच में जो मीडियम होगा वो वैक्यूम होगा। और आपको ये भी याद रखना है, कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव, म्यूचुअल एंड इंटरनल फोर्स। मीनिंग जो आपकी कूलम फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है और वो दो चार्जेस के बीच में ही लगती है। मतलब दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअली अप्लाई करते हैं। मतलब एक चार्ज अगर दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, म्यूचुअल का मीनिंग, तो दूसरा चार्ज भी, जो नेक्स्ट चार्ज, उस पर फोर्स लगा रहा होगा म्यूचुअली। मतलब ऐसा नहीं कि एक चार्ज फोर्स अप्लाई कर रहा हो और दूसरा ना अप्लाई कर रहा हो। तो मतलब जो फोर्स होगी वो कंजर्वेटिव होगी और म्यूचुअल होगी। मतलब दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई कर रहे होंगे। एंड इंटरनल फोर्स मीनिंग वो जो दोनों चार्ज होंगे वो सिस्टम का पार्ट होंगे और वो फोर्स दोनों के आपस में लग रही होगी और इंटरनल होगी। मतलब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होगी। मतलब जो नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम है वो चार्जेस की वजह से वो जीरो होनी चाहिए। ऑफ अ सिस्टम बोला है स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान रखेंगे इंटरनल फोर्स मीनिंग वो जो दो चार्ज मिलकर सिस्टम बना रहे हैं उनकी वजह से सिस्टम में लगने वाली नेट फोर्स जीरो होगी। तो चलिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप अभी जान लीजिए। आप ये इसकी इसके बारे में आप अभी पढ़ेंगे जब आप डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे कूलम फोर्स इज ट्रू ओनली फॉर स्टैटिक चार्ज, मीन्स कूलम लॉ आपका स्टैटिक चार्ज के लिए वैलिड है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ पे आपकी क्या है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ है। तो अब देखिए लिमिटेशंस ऑफ कूलम लॉ क्या है, जो आपका कूलम लॉ पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट के लिए ही वैलिड है या वेरी स्लो स्पीड के लिए। अब देखिए कूलम लॉ कैन ओनली बी अप्लाइड इन दोज केसेस वेयर इनवर्स लॉ इज ओबेड, मीन्स कि जो फोर्स है दोनों के बीच में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए यहाँ पे आपको एक बताया ना कूलम्स लॉ लास्ट लेक्चर में कि पॉइंट चार्जेस के ही लिए वैलिड है, किसी भी आर्बिट्रेरी शेप के लिए हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्बिट्रेरी शेप के लिए हम लोग दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। या आप ये कह सकते हैं अगर चार्ज का शेप आर्बिट्रेरी या कोई भी उल्टा सीधा होगा तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। अब देखिए दिस लॉ कांट बी यूज्ड डायरेक्टली टू कैलकुलेट चार्जेस ऑन द बिग प्लैनेट। देखिए यहाँ पे ये जो लॉ है बिग प्लैनेट्स, या आप कह सकते हैं प्लैनेट्स में कितना चार्ज है वो कैलकुलेट करने के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए ही वैलिड करता है। स्टूडेंट आपके मन में बहुत से लोगों को डाउट्स होगा क्या प्लैनेट्स का चार्ज होता है?
स्टूडेंट यस, प्लैनेट्स का चार्ज होता है, लेकिन प्लैनेट्स के चार्ज के लिए आपको अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ना है यहाँ पे, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको अभी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। रिलेटिव परमिटिविटी और परमिबिलिटी आपको डाई इलेक्ट्रिक्स में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। सिर्फ अभी आपको स्टूडेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। तो आप जैसे अभी आप पढ़ रहे थे वहाँ पे परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, जिसकी वैल्यू 8.86 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर गिवन थी। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, या आप ये कह सकते हैं, सिर्फ अभी आप फॉर टाइमिंग डेफिनेशन लर्न कीजिए स्टूडेंट्स के की। मतलब जो आपका के है वहाँ पे ये कैपिटल के, वहाँ पे वो स्मॉल के कूलम कांस्टेंट है, और स्टूडेंट यहाँ पे ये कूलम्स कांस्टेंट नहीं है आपका। तो अब देखिए यहाँ पे जो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये के आपका कूलम्स कांस्टेंट नहीं है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल है, जिसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर और वैक्यूम। स्टूडेंट एयर या वैक्यूम हम लोग सेम वैल्यू लेते हैं, क्यों? क्योंकि एयर इतनी आपकी रेयरर होती है कि वो चार्जेस के बीच में कोई भी इफेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए आप फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर बोले या वैक्यूम बोले, और ये रेशियो है आपका फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन अ मीडियम एट सम डिस्टेंस। आप ये कह सकते हैं स्टूडेंट, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये डायग्राम है, ये डायग्राम देखिए। अगर आपसे कहा जाए ये दोनों चार्जेस Q1 Q2 हैं, इन पे लगने वाला फोर्स जब ये मीडियम इनके बीच में एयर या वैक्यूम होगा, और जब लगने वाला फोर्स जब यहाँ पे मीडियम एयर या वैक्यूम के अलावा कोई मीडियम होगा। तो देखिए यहाँ पे आप पढ़ पा रहे हैं स्टूडेंट, देखिए आपके रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मटेरियल जो डिफाइंड है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर, मतलब इन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स, इन चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जब यहाँ पे इन दोनों बीच में मीडियम आपका एयर है या वैक्यूम है, टू द फोर्स बिटवीन दीज चार्ज, मतलब अब रेशियो क्या, अपॉन ये दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स जब आपका मीडियम अदर देन एयर या वैक्यूम होगा, तो उसका रेशियो जो होता है वो आपका स्टूडेंट्स रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मटेरियल कहलाता है। और इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, या आप कह सकते हैं बहुत डिटेल हो, जो फिजिकल सिग्निफिकेंस या यूज जो है वो आपका डायलेक्ट्रिक्स में है, तो इसको वहीं पे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। बट आपका यहाँ पर सिर्फ आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो स्टूडेंट देखिए, अगर आपसे रिलेटिव परमिटिविटी का न्यूमेरिकल आता है, तो आपको पहले क्या करना है, रिलेटिव परमिटिविटी डायरेक्ट नहीं फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स। आप क्या करेंगे, पहले यहाँ पे फोर्स बिटवीन चार्जेस फाइंड आउट करेंगे जब एयर मीडियम होगा या वैक्यूम होगा, और फोर्स बिटवीन चार्जेस फाइंड आउट करेंगे जब कोई अदर मीडियम होगा देन एयर या वैक्यूम। फिर उसके बाद दोनों का रेशियो करेंगे, तब आप रिलेटिव परमिटिविटी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट। तो आप स्टूडेंट याद रखेंगे, एयर के लिए जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो 1 होती है, मीन्स की फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन वैक्यूम और फोर्स बिटवीन सेम चार्जेस इन वैक्यूम या एयर, मतलब एयर की। वैसे बेसिकली यहाँ एयर की जगह वैक्यूम होता है, और मीडियम अगर एयर हो जाता तो 1 होती है परमिटिविटी,
और अगर मेटल्स की बात करते हैं तो इन्फिनिटी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब मेटल्स बीच में अगर आ जाएंगे तो चार्जेस के बीच में कोई फोर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा, वो फ्रीली फ्लो होने देगा उनको स्टूडेंट्स। तो अब देखिए ये स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जैसे क्या होता है चार्जेस, ये थोड़ा ग्रेविटेशन से कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि कूलम लॉ और ग्रेविटेशन लॉ दोनों एनालॉगस है एक दूसरे के, आप कह सकते हैं एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। अभी स्टूडेंट्स आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जिन भी स्टूडेंट्स का अगर ग्रेविटेशनल चैप्टर में ग्रेविटेशन पोटेंशियल ना क्लियर हो स्टूडेंट्स, तो वो प्लीज जाके ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ लेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ लेंगे, वरना आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड समझने में इश्यूज हो सकते हैं। तो चलिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट जो आपको याद करना है, ये आपकी डेफिनेशन है और आप ये याद कर रखेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 1 मार्क में आ सकता है बोर्ड में। तो आप देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द इंटरवीनिंग मीडियम, मतलब जो मीडियम उनके बीच में एग्जिस्ट कर रहा है, दो चार्जेस के बीच में, उस पर फोर्स या आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स डिपेंड करता है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स उनके बीच में मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मतलब कहने का, जो आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ये फोर्स का, तो आप देखते हैं जो के की वैल्यू है ये यहाँ पे क्या होता है, मीडियम पे डिपेंड करती है। लेकिन आपने ग्रेविटेशन में पढ़ा था, उसको हम लोग यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट बोलते थे। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो के की वैल्यू है वो चेंज होती है, लेकिन यहाँ पे के की वैल्यू चेंज होती है डिपेंडिंग अपॉन मीडियम। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में आपने देखा था मीडियम की हम लोग बात ही नहीं करते हैं, और यहाँ पे जो जी की वैल्यू या कह सकते हैं कैपिटल जी की वैल्यू होती थी ग्रेविटेशनल फोर्स में, वो हमेशा कांस्टेंट होती थी। तो इसलिए उसको हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कॉन्सेप्ट कांस्टेंट बोलते हैं। चलिए अब स्टूडेंट्स कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट ये तो आपका सबसे सिंपल न्यूमेरिकल है, सिर्फ इसमें आपको क्या है, क्वेश्चन में गिवन है दो पॉजिटिव चार्ज हैं, जिसकी एक की वैल्यू है 6 × 10⁻⁶ कूलम, और वो चार्ज 0.040 मीटर सेकेंड पॉजिटिव चार्ज से सेपरेटेड है। अब उन दोनों बीच में आपको फोर्स कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे कोई मीडियम नहीं गिवन है, तो आप बाय डिफॉल्ट वैक्यूम मीडियम मानेंगे, और आपको बताया था के की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ बताई थी, या आप कह सकते हैं 8.99 समथिंग कुछ होती है। तो हमने इसको 9 × 10⁻⁹ भी ले सकते हैं। तो आप देख रहे हैं फॉर्मूला आपका ये है, यहाँ पे आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टूडेंट फाइंड आउट करना है उनके बीच में फोर्स का। तो और स्टूडेंट सभी चीज़ों को हम लोग हमेशा एसआई यूनिट में ही लेंगे। तो अब देखिए ये तो सारी एसआई यूनिट में सभी चीज़ें गिवन है आपकी, Q1 की वैल्यू है आपकी, और ये Q2 की वैल्यू, और ये डिस्टेंस बिटवीन देम, या आप कह सकते हैं सेपरेशन बिटवीन देम। और आपका फॉर्मूला ये है स्टूडेंट, फोर्स बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस, और यहाँ पे के की वैल्यू ये है आपको स्टूडेंट्स, Q1 और Q2 की वैल्यू आपने सब्सटीट्यूट करी, और ये R के स्क्वायर की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। तो स्टूडेंट आप जब सॉल्व करेंगे इसको, तो स्टूडेंट देखिए आपका फाइनल आंसर 134.85 न्यूटन आना चाहिए। अब स्टूडेंट यहाँ से ये क्वेश्चन आपके जो है इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए तो आपको इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी, बट ये सभी लेक्चर्स आपको डीपली पढ़ने हैं। चलिए स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम, माइक्रोकूलम मीनिंग 10⁻³
कूलोम ईच आर लोकेटेड इन वैक्यूम। ईच मतलब दो जो चार्जेस हैं, सॉरी जो चार्जेस है माइक्रोकूलम, 100 माइक्रोकूलम के चार्ज हैं, वो वैक्यूम में लोकेटेड। मतलब आप ये कह सकते हैं उन चार्जेस के बीच में जो मीडियम है वो वैक्यूम है, और वो रखे कॉर्नर्स ए बी सी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके साइड की लेंथ गिवन है 4 मीटर ईच। मतलब आप देख सकते हैं, और इफ द चार्ज एट ए एंड सी आर पॉजिटिव, कह रहे मतलब ये चार्ज की वैल्यू 100 माइक्रोकूलम है, बट चार्ज का साइन क्या है, ए और सी पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज है और बी पोजीशन पे निगेटिव चार्ज है। तो स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए बन जाता है। अब आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सी और मतलब ए और बी पे आपका वो ए और सी पे पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वैल्यू क्यू मान रखी है हमने, और क्यू इन्होंने गिवन है स्टूडेंट्स 100 माइक्रोकूलम। तो अभी हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम लोग फॉर्मूला सिंबॉलिक फॉर्म में याद है स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ए और सी पॉजिटिव है और चार्ज जो बी पे है वो निगेटिव है। आपसे पूछा कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टोटल फोर्स ऑन चार्ज एट सी। मतलब कहने का यहाँ पे जो इस सिस्टम के वजह से सी पॉइंट पे जो चार्ज रखा हुआ है उस पर लगने वाले फोर्स की नेट वैल्यू फाइंड आउट करनी, या आप कर सकते हैं टोटल वैल्यू ऑफ द फोर्स। और स्टूडेंट आप सभी को पता है फोर्स आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसका एक डायरेक्शन होगा। बट अभी आपको यहाँ पे डायरेक्शन, यहाँ पे सिस्टम ऑफ चार्जेस कम है और सिस्टम में चार्जेस कम है, तो इसलिए आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे वेक्टर के फॉर्मूले को यूज करके। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट ए पॉइंट पे आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सी पे पॉजिटिव चार्ज, बी पे निगेटिव चार्ज। तो अब आप देख सकते हैं हमें नेट फोर्स या टोटल फोर्स एट पॉइंट सी फाइंड आउट करना। मतलब जो सी पॉइंट पे चार्ज है उस पे लगने वाला फोर्स, ना कि सभी पॉइंट पे। तो देखिए इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस सी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज है, उस पे लगने वाला ये फोर्स है, और आपको पता है इन दोनों बीच में लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन इन दोनों के बीच की लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग होगा, और डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पे और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देख सकते हैं बट डायरेक्शन आप ये कह सकते हैं फोर्स एक्टिव ऑन सी ड्यू टू ए का डायरेक्शन ये है, और मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट कर लेंगे। और देखिए अब स्टूडेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आता है ये बी एंड सी है। आप देख सकते हैं फोर्स सी पे जो लगने वाला फोर्स है चार्ज बी के वजह से, तो इन दोनों बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होगा। तो सी क्या होगा, जो सी पे फोर्स लगेगी वो बी की तरफ खींचेगा चार्ज, और ये सी चार्ज जो है ए की वजह से रिपेल होगा। तो आप देख पा रहे हैं जो बी की वजह से सी पे जो फोर्स लग रहा है ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स है। और आपको पता है ये ट्रायंगल जो है आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जिसके सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं। अगर आप देखें तो ये एक्सटीरियर एंगल है, तो आप देख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल आपका 120 डिग्री होगा। और बाय कॉमन सेंस आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड आपका इक्वल है, और तो इसका मतलब ये जो फोर्सेस है इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, और जब मैग्नीट्यूड सेम होगा तो इसमें आपको पता है जो रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स है किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं तो वो उनके बिल्कुल मिडिल पॉइंट पे लगता है। तो आप देख सकते हैं ये जो फोर्स की वैल्यू है वो इस चार्ज से 60 डिग्री पे लग रही होगी, लेकिन इनके बीच का जो एंगल है वो 120 है। तो अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स आपने सी चार्ज पे ए की वजह से लगने वाला फोर्स कैलकुलेट किया जो अलोंग ए सी है,
तो आप स्टूडेंट इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो फोर्स ऑफ रिपल्शन था, ये आपका सी पॉइंट पर लगने वाला फोर्स जो बी है वो एफ सी बी, मतलब फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, वो सी बी की डायरेक्शन में है। तो वो आप इस तरीके फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर फिर से लिखा है दीज टू फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री, द रिजल्टेंट फोर्स एफ इज गिवन बाय, आपको पता है रिजल्टेंट फोर्स कैसे गिवन है, फर्स्ट फोर्स का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट फोर्स सेकेंड फोर्स देन कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। उनके बीच का एंगल है 120 डिग्री, लेकिन ये जो फोर्स बना रही है वो एंगल आपका 60 डिग्री है। और ये आप देख पा रहे हैं ये रिजल्टेंट है स्टूडेंट्स, और ये आपके कंपोनेंट फोर्सेस हैं। तो एफ की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स दिस मल्टीप्लाई बाय दिस फोर्स इंटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और उसका रूट करना होगा आपको। आप देखिए तो अब स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और यहाँ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो आप अगर कॉमन लेते हैं तो आपका 2FB, आप कह सकते हैं किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड रखते हैं। तो ये आपका देखिए, और कोसाइन ऑफ 120 डिग्री आपका होता है, माइनस में वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस हाफ वैल्यू आएगी। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे, स्टूडेंट देखिए कोसाइन 120 डिग्री की माइनस हाफ वैल्यू होती है, तो हाफ से मतलब 2 जो आपका है वो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज मतलब क्या मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और ये स्क्वायर ऑलरेडी है, ये भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका एक स्क्वायर या एक फोर्स जो आपका वो कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिर्फ एक फोर्स का स्क्वायर बचेगा जिसका आपको रूट करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं केवल एक फोर्स की वैल्यू बच रही है, तो जो कि आप डायरेक्ट कैलकुलेट, और आपको पता है ये जो फोर्स है ये आपका पैरेलल टू, कहने मतलब आप देख पा रहे हैं ये एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है। तो आप देख पा रहे हैं ये जो फोर्स है ये एफ फोर्स, ये आपके ए बी लाइन के पैरेलल है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करने हैं। तो स्टूडेंट अब इस क्वेश्चन में आप लोग जो भी डाउट्स अगर कुछ आता है तो हमें पता है वो यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे एक ही फोर्स क्यों बची है, बट ये क्लास 11th का वेक्टर चैप्टर से रिलेटेड है, इसको थोड़ा आपको ध्यान देना। अगर तब भी नहीं आता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको वेक्टर चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू स्टूडेंट्स।